फ़िनलैंड जो कि एक तरक्कीशुदा देश है और यहाँ पर हर सेक्टर में जो है वो तरक्की देखने को मिल रही है, लेकिन इस देश को आगे की तरक्की के लिए बहुत सारे ऐसे हाथ की ज़रूरत है जो दुनिया के अलग अलग देशों से आते हों, और ख़ास तौर पे इनका फोकस जो है वो भारत जैसे देश पर भी है, जहाँ से बहुत सारे टैलेंट इनको चाहिए और बहुत तरह के हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो फ़िनलैंड में 23 साल से रह रहे हैं और यहाँ उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। तरुण शर्मा उनका नाम है, जो कि दिल्ली से हैं, लेकिन पिछले 23 साल से फ़िनलैंड में इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको पहला ये आइडिया क्यों आया कि आपको दिल्ली से निकलकर फ़िनलैंड आना है? जी दिल्ली से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आईबीएम बैंगलोर में, एंड आईबीएम बैंगलोर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि आईबीएम के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आई सिलिकॉन वैली में। एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी आई नोकिया के लिए। तो नोकिया फिनलैंड की अपॉर्चुनिटी मैंने ले ली, बिकॉज नोकिया उस समय 2001 में एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल आ रहा था दुनिया में, और वो दुनिया इट वाज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। वही नोकिया का मोबाइल हम लोगों को भी याद है, पहला हम लोग 3315 और जो भी उनके मॉडल्स आते थे। बिल्कुल। तो उस समय 2001 में जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने एकदम ग्रैब कर ली नोकिया आने के लिए, और उसी की वजह से मैं फिनलैंड पहुंचा पहली बार 2001 में, 23 साल पहले। एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपने 23 सालों में जो आपका अनुभव यहाँ पर रहा है वो क्या रहा है, किस तरह से मौके यहाँ पर हैं, और अपना अनुभव देकर अपने अनुभव के आधार पे आप क्या बताएंगे कि कैसे दूसरे भारतीयों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, आई थिंक आपने इस विजिट में देखा होगा कि फिनलैंड एज सच बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। सो आई थिंक कोई भी जो इस फील्ड में है, टेक्नोलॉजी, हाईटेक, इनोवेशन, उन सब के लिए फिनलैंड बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनोवेशंस हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे कंपनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं। तो जो भी इस एरिया में काम कर रहा है, एनीबडी हु इज़ वर्किंग इन दिस डेफिनेटली हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपने ये बताया कि आपको एक सिलिकॉन वैली में भी मौका मिल रहा था, लेकिन आपने वहाँ से ज़्यादा तवज्जो यहाँ को दिया, फिनलैंड को, वो क्यों? हाँ जी, उस समय नोकिया ग्लोबल ब्रांड डोमिनेंस इतनी थी कि नोकिया की मोबाइल की टेक्नोलॉजी नई नई थी दुनिया में, एंड उस समय अपॉर्चुनिटी मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने नोकिया चूज़ किया, जिसकी वजह से मैंने फिनलैंड चूज़ किया। और दैट वाज कटिंग एज टेक्नोलॉजी बैक देन। एंड एज अ न्यू ग्रेजुएट, आप नए नए ग्रेजुएट होते हैं तो आपको दुनिया में, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दुनिया चेंज करनी है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज़ वेरी बिग। तो इसलिए मैंने बाद में समझ में आता है कि हम लोग सिर्फ एक अपना किरदार निभाने आए हैं, बिल्कुल, दुनिया तो क्या चेंज होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बट उस समय यंग ग्रेजुएट, आप समझ सकते हैं भावनाओं को। तो वो ऑप्शन थी। अब जैसे जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, ये बिजनेस फिनलैंड का जो मुख्यालय है वो है, और यहाँ ये जो मुख्यालय है, यहाँ पे कई तरह की ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, कई तरह के ऐसे प्रोग्राम और ऐसे जो पॉलिसीज़ हैं वो बनती हैं, जिसके ज़रिए भारत जैसे देशों से भी जो टैलेंट है उनको यहाँ पर लाया जा सके, और यहाँ जो कुछ भी इनकी ज़रूरत है, ख़ासतौर पे आईटी के सेक्टर में, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको एक बहुत ही ट्रेंड हैंड्स की ज़रूरत है और अच्छे ब्रेन्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आप भारत के आईटी सेक्टर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब जो है, आपने नोकिया के ज़माने की बात की, अब जो है यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, खासतौर पे अगर एआई की बात करें तो? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक इनोवेशन यहाँ पे ना ऑलमोस्ट इनके रूट्स में है, ग्रास रूट में इनोवेशन है। अगर आप आल्तो यूनिवर्सिटी देखिए, बिजनेस फिनलैंड की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इनोवेशन फंडिंग जो हो रही है, जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जहाँ वेंचर कैपिटल का पैसे जा रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले ऑलरेडी कर रहा है और करता रहेगा आने वाले टाइम में। इंडस्ट्रीज़ में, कंज्यूमर बिजनेस में, एंटरप्राइज बिजनेसेस में, quantum technology is also very emerging. Then space technology is very important. Space technology में बहुत investments जा रही हैं, low orbit satellites launches हो रही हैं और उनका data हो रहा है। health tech में काफ़ी काम हो रहा है, aging population है, food tech में काम हो रहा है, alternative ways to create food and production and security. defense and dual use में काफ़ी काम हो रहा है। So काफ़ी सारे sectors हैं ऐसे
जिनमें काफ़ी इनोवेशन हो रही है। हर एक में आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी किसी में हार्डवेयर चाहिए। तो जो भी इस समय आईसीटी, जिसको हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी कहते हैं, उसमें अगर आप आज काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड, जहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली कीप एन आई। तो जो बिजनेस फिनलैंड है वो कैसे मदद करता है इन टैलेंट्स को लाने में, स्टार्टअप में कैसे फंड करता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सो बिजनेस फिनलैंड के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। एक टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है, स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम है। सो टैलेंट बूस्ट में ये यहाँ कंपनीज के साथ काम करते हैं और रोल्स आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन लोकल पार्टनर्स के साथ काम करके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ अराउंड द टैलेंट। वो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में भी एक्टिविटीज़ होती हैं टू ब्रिंग स्टूडेंट्स टू फिनिश यूनिवर्सिटीज़। देन स्टार्टअप फंडिंग में दे हैव स्टार्टअप इनोवेशन फंडिंग। स्टार्टअप आप इंडिया से यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं फिनलैंड। उसके लिए स्पेशल इन्होंने स्टार्टअप परमिट एक लॉन्च किया हुआ है ताकि वीज़ा लेने में आसानी हो। हाँ जी, वीज़ा लेने में आसानी हो आपको। आप अपनी कंपनी को यहाँ पे रीलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं। सी अल्टीमेटली एक कंट्री को शुरुआत में वो आपको फंड भी करते हैं कि आपको इस फंड, हाँ जी बिल्कुल, स्टार्टअप फंडिंग है, ग्रांट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। एक बिल्कुल इनिशियल सीड स्टेज जिसको हम कहते हैं, यू नो, प्री सीड फंडिंग, प्री सीड ग्रांट्स, प्री सीड फंडिंग है। सी किसी भी कंट्री को आज की डेट में आई थिंक इनोवेशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं से ही ग्रोथ आती है। एक बड़ी जो दिमाग में एक चुनौती की बात होती है, वो ये लगता है कि फिनलैंड का जो वीज़ा है वो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इमिग्रेट करना बहुत मुश्किल है, टफ़ वीज़ा रूल्स हैं। तो क्या आपने देखा है कि पिछले 23 साल पहले जब आप आए थे और अब उसमें कुछ एक जो सरलता है वो आई है, अब ज़्यादा आसानी से वीज़ा जो है वो मिलने लगा है? क्या आपका अनुभव क्या कहता है इस मामले में, अगर आप देखते हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो में? तो या सी डेफिनेटली एक चेंज दिख रहा है। कंट्री की स्ट्रैटेजी है इस समय टैलेंट को अट्रैक्ट करना, स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करना, फंडिंग को अट्रैक्ट करना। तो उनको ये प्रोसेस इजी करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगी ये चीज़ अट्रैक्शन सक्सेसफुल। सो ये देखते हुए अगर मैं देखूँ 23 साल में, डेफिनेटली देयर इज़ क्लियर डायरेक्शन एंड थिंग्स हैव सिंप्लीफाइड। जैसे 2 वीक के अंदर और 3 वीक्स के अंदर जो स्टार्टअप या यू नो वीज़ाज़ के परमिट हैं या एप्लीकेशन है, सो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, यू नो, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली। और एक बात जो कही जाती है यहाँ पे कि ये बहुत ही सबसे खुशगवार देश है, सबसे ज़्यादा खुश है यहाँ पे लोग, कंटेंटेड हैं, अंतर से संतुष्ट हैं। तो आपको क्या महसूस होता है जब आप यहाँ पर इतने लंबे समय से हैं? हाँ जी। तो आपको क्या वाकई में लगता है कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि की बातें यहाँ पे होती हैं, या ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का या कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड जो है एक ऐसे शगुफा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन एक इतना पर्सनल आप कह सकते हैं, जैसे इसकी एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन ग्लोबली नहीं है। आई मीन ये थोड़ा सा रिलेटिव टर्म भी है हैप्पीनेस का, सेटिस्फैक्शन का, बट बाय एंड लार्ज फिनलैंड में इफ़ आई से आर पीपल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इंटरनली, एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ यहाँ पे दिखती है, और उसके रीजंस हैं। अगर आप देखिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेलबींग एक बहुत ह्यूमन एसेंशियल। अगर आप सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और अगर आपको वेलबींग नहीं महसूस होता, तो आप खुश हो ही नहीं सकते। यहाँ पे काफ़ी सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो somehow they just work in this country. You are safe, you are secure, you feel good,
and the quality of life is excellent. And quality of life measure करने के लिए you look at nature, you look at work-life balance, you look at support system, government support which is available, equality है, access to power है. जैसे example, you know, बड़ी बड़ी companies के CEOs जो हैं, they are accessible. आप you can go and talk to them, so you feel almost equal. Okay. You know, early child education, especially young families, and especially when you are early in your career. You know, you feel welcomed. You are part of a team. You know, you are accepted. Different views are accepted. Different thought processes जो हैं वो accept होती हैं. आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए भी जानना, किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, कैसे अगर आपको कोई व्यक्तिगत काम हो या आपका जो ऑफिशियल जो जब आप ड्यूटी पे हैं, वो क्या कल्चर है, क्या वर्क कल्चर है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है? ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज अगर आपकी यंग फैमिली है तो आपको डे केयर में अपने बच्चे को ड्रॉप करना है और वो 4 बजे आपने अपने बच्चे को डे केयर से पिकअप करना है. तो आप अपने मैनेजर को, बॉस को, इवन सीईओ को आप ये बगैर किसी झिझक के आप ये बोल सकते हैं कि मुझे अब 4:30 बजे इस मीटिंग से जाना है, मुझे अपने बच्चे को पिकअप करना है, कितनी बड़ी मीटिंग हो, चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग हो. क्योंकि वो सीईओ भी इसी कल्चर में बड़ा हुआ है, वो सीईओ भी ये चीज कर चुका है. उसका भी एक टाइम था जब उसकी यंग फैमिली थी. तो ये चीज़ वो दूसरी बार भी ये नहीं बोलेगा कि आप अपने बच्चे को भूल जाइए या कुछ और कर लीजिए और ये मीटिंग इस समय इम्पॉर्टेंट है. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी में चाहिए और कॉल अटेंड कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, बट ही विल नॉट स्टॉप यू. दिस इज़ वन एग्जाम्पल, राइट. अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. काफ़ी कंपनी तो इस तरह के मामलों में तो भारत में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्क कल्चर में बिल्कुल अंतर्निहित है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है. यहाँ पे और भी है, जैसे आप 8 से 3 बजे तक काम कीजिए या 4 बजे तक, उसके बाद आप 3-4 घंटे अपना फैमिली संभालिए और फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटे शाम को ईमेल करके. तो मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है. उसके बाद अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है. उसके बाद अगर वीकेंड्स हैं, मतलब फैमिली के लिए टाइम है. अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं, मतलब आप छुट्टी पे जा रहे हैं. काफ़ी कंपनीज में, एंड मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, हमारे मैनेजर्स कई ऐसे थे जिन्होंने बोला प्लीज़ अपना लैपटॉप मत लेके जाइएगा और अपनी मोबाइल फ़ोन की ईमेल को ऑफ कर देना प्लीज़, कि गलती से भी नोटिफिकेशन ना आए और आप, क्योंकि अगर आएगी तो आप घुस जाएंगे उस काम में. तो वो कहते हैं आप ऑफ कर दीजिए प्लीज, अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी होगी हम आपको फोन कर लेंगे. तो ये चीज मतलब काफी, एंड अगेन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट बाय एंड लार्ज ये चीज काफी एक्सेप्टेड है. जी, तो काफ़ी शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने अनुभव को साझा किया. और हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ जिस तरह की खुशी है, हमारे देश में भी लोग खुश हैं, लेकिन जो आपने कहा कि खुशी का जो पैमाना है वो अलग अलग होता है. तो जो लोग यहाँ फिनलैंड में जो हैप्पीनेस इंडेक्स पे सबसे ऊपर है उसकी तरफ देख रहे हैं, वैसा कल्चर जो है वो अगर नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ के कल्चर में आके रहना बसना होगा, अपने लिए मौके तलाशने होंगे. और जैसा कि तरुण जी ने बताया कि मौके यहाँ पे बहुत हैं और भारतीय आएंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे वेलकम होता है. और बिजनेस फिनलैंड जैसी जो संस्था है वो कई तरह से फैसिलिटेट करती है. तो एक ऐसा मौका मिल सकता है किसी भी भारतीय को जो इच्छा रखते हैं कि वो जाकर बाहर अपना करियर बनाएं. और शायद बहुत ज़्यादा धनवान बनने की इच्छा जो है वो ना हो, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है. 50% तक टैक्स जो है अपर जो अर्निंग ग्रुप है उसको 50% तक टैक्स देना पड़ता है. बिल्कुल. उस पर थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा महसूस होता है जब आप कमाते हैं और 50% टैक्स दे देते हैं? बहुत कभी खुशी ऐसी रहती है या नहीं, जब वो टैक्स दिखता है तो ऑब्वियसली आई थिंक ऑब्वियसली बहुत अजीब लगता था हमें शुरू में कि इतना हाई टैक्स है. लेकिन धीरे 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 समझ आना शुरू होता है कि उस आप जो टैक्स दे रहे हैं आपको एक्चुअली उसका बेनिफिट भी मिल रहा है. जैसे एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट फ्री है ऑल द वे. आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी आप मतलब बैचलर्स भी ख़त्म कर सकते हैं ऑलमोस्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग. वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन.
सो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, हेल्थ केयर ऑलमोस्ट फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सेटअप हुआ है, सारे पब्लिक बीचेस, पब्लिक पार्क, सो आपको आपको काफ़ी कुछ मिलता भी है टैक्स Okay. देके। ऑब्वियसली मतलब एक बार 50% आपने टैक्स चुका दिया, फिर ना तो आपको हॉस्पिटल में कुछ खर्च करना है, ना बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करना है, हाँ और बस आपको खाने पीने और रहने के लिए खर्च करना होता है। हाँ, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए खर्चना है, बट अदरवाइज आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आपकी एजुकेशन, ऑब्वियसली अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में, वो अलग बात है। लेकिन अगर खुदा न खास्ते कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें लाखों करोड़ों का खर्च है, तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, या कोई बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं और मेरे को नॉलेज नहीं है उसकी, तो वो कोई इंटीग्रेटेड डिटेल्स होंगी तो मुझको नहीं नॉलेज, बट बाय एंड लार्ज यहाँ पे जो मेडिकल है, ऑब्वियसली मेडिकल जो है वो सिवियरिटी देखता है, जो बहुत सिवियर केसेस हैं उनको पहले, वो एक तकनीकी बात है, लेकिन हाँ, ओवरऑल आप overall, सब कुछ कवर्ड yes, है। yes. और दूसरी बात ये भी है कि जो आप टैक्स यहाँ पर देते हैं, 50% तक टैक्स देते हैं, या जो भी टैक्स देते हैं, तो उससे सिर्फ आपको सुविधा नहीं मिलती, बल्कि वो जो कि ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते या जो कमा नहीं रहे हैं, बेरोजगार हैं, किसी संकट में हैं, उनको जो सपोर्ट किया जाता है वो इन टैक्स के पैसों से किया जाता है, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल, या बिल्कुल, जो सेफ्टी नेट है यहाँ पे, वो सेफ्टी नेट उनके लिए भी है जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, या जो जिनको टेम्परेरीली जॉब नहीं मिलता, तो एब्सोल्युटली वो फिर वो इक्वालिटी पे आ जाती है। ये सोसाइटी और कल्चर में इक्वालिटी बहुत वो है जी, तो वो किसी को इतना ज़्यादा सफ़र भी नहीं होना देते, किसी को बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बनने देते। हाँ, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं बनने देते, लेकिन संतुष्ट होने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तमाम पहलुओं में बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी कभी, और आप अपने अनुभव जो हैं वो भारतीयों के साथ साझा करते रहें, ताकि कई और लोगों को ये मौका मिले जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देश में भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक आप काम कर सकें। बिल्कुल। एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।